मॉर्निंग बच्चों। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग अभी अपने पेडागोजी पेपर 7A के बारे में पढ़ रहे हैं, खास करके मेथड्स ऑफ टीचिंग और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे चीज़ों को मैं बारी बारी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी बच्चों को पेडागोजी के पेपर में मेथड से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा सब टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग टॉपिक के अंतर्गत वो है लेक्चर मेथड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट लेक्चर मेथड। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं। उन विधियों में से लेक्चर मेथड, जिसको आप व्याख्यान विधि कहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जानिए कि शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा में प्रभावी शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। इस बात से आप सभी सहमत हैं? यस। इस शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि हो, उस शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छात्र जो होते हैं वो शिक्षण के विभिन्न तरीकों पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। सभी छात्र वर्ग कक्ष में पढ़ते वक्त, सीखते वक्त जो भी टीचिंग मेथड टीचर अपनाते हैं उसके प्रति उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के टॉपिक के लिए किस प्रकार के शिक्षण विधि का प्रयोग करें। और जो विषय वस्तु की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ द कंटेंट होता है, लेवल ऑफ द क्लास होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए। तो बच्चों, हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं लेक्चर मेथड क्या है। लेक्चर मेथड को आप हिंदी में व्याख्यान विधि कहते हैं। यह व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे पुरानी विधि है। बिल्कुल सही है। यह शिक्षण विधियों में सर्वाधिक पुराना है और सबसे पहले शिक्षाविदों ने, दार्शनिकों ने, उन सभी लोगों ने व्याख्यान विधि का ही सहारा लिया। और आप लोग ये भी जानते हैं कि शिक्षा के जितने भी दर्शन हैं उसमें से आदर्शवाद शिक्षा के प्राचीनतम दर्शनों में से एक है। यानी कि यह व्याख्यान विधि, जो कि सर्वाधिक पुरानी विधि है, शिक्षण की सबसे पुरानी विधि है, यह आदर्शवाद के सिद्धांत पे आधारित है। जो आदर्शवाद के दर्शन जो कहते हैं उन बातों के ऊपर यह जो है आधारित है। इस व्याख्यान विधि में एक मौखिक प्रस्तुति होती है। मीन्स एक जो टीचर होते हैं, जो लेक्चर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो अपनी बातों को, विषय वस्तुओं को मौखिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। यानी कि केवल बोलकर ही बातों को, विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चों को बताया जाता है। लेक्चर विधि जो होती है, इट रेफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स। जो भी विषय वस्तु होती है उसके स्पष्टीकरण करने के लिए छात्रों के सामने जो है इसकी व्याख्या की जाती है, इसको संदर्भित किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि व्याख्यान विधि सर्वाधिक पुरानी शिक्षण विधि है, तो यह लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। उस वक्त जब यूनान में ग्रीक के लोग, ग्रीक के दार्शनिक, ग्रीक के फिलोसफर्स व्याख्यान विधि का सहारा लेते थे,
वो लोग लेक्चर देते थे, और लेक्चर मेथड को उन लोगों ने ही वहां से जो है स्टार्ट किया, उसकी सूत्रपात की। तो इसे आप ऐसे समझिए कि ग्रीक के जो दार्शनिक लोग थे, उन लोगों ने व्याख्यान विधि की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और किसी एक खास दार्शनिक या किसी एक खास शिक्षाविद को आप इसके जनक नहीं कर सकते। इसमें कई सारे शिक्षाविद इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह की विधि को जो है अपनाए हुए थे। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों आगे। सबसे पहले जो लेक्चर मेथड है, इसमें जो वर्ड है लेक्चर, LECTURE, लेक्चर, यह लैटिन भाषा के लेक्टेरे से बना हुआ है, LECTARE, लेक्टेरे। लेक्टेरे का अर्थ होता है टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ना, जोर से बोल करके पढ़ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह लेक्चर लैटिन भाषा के लेक्टेरे वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोर से पढ़ना या बोलकर पढ़ना। आज भी यह मेथड, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, सबसे पुराने होने के बावजूद, बहुत पुरानी, सर्वाधिक पुरानी विधि होने के बावजूद भी यह आज अभी भी उच्च स्तर की शिक्षा में सबसे लोकप्रिय पद्धति है, सबसे आसान पद्धति है, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली पद्धति है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। बहुत पुराना होने के बावजूद भी यह हायर एजुकेशन में बहुत ही पॉपुलर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लेक्चर लार्जली कंसिस्ट ऑफ वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द टीचर। यस, इसमें लेक्चर मेथड में वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक तरफा संवाद होता है। शिक्षक बोलते हैं, व्याख्यान देते हैं, बताते हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, और बच्चे उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, नोट भी करते हैं, लिखते भी जाते हैं, और जब मौका मिलता है तो कभी कभी जो है प्रश्न भी पूछा जाता है। बच्चों के द्वारा भी पूछा जा सकता है और शिक्षक को भी पूछना चाहिए। तो व्याख्यान विधि में मुख्य रूप से शिक्षक जो है एक तरफा संवाद करते हैं, मीन्स इट इज वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द टीचर साइड। टीचर की तरफ से यह एक तरफा संवाद होता है, जिसमें अपनी बातों को रखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यह सीखने के उच्च संज्ञानात्मक स्तरों के लिए कम प्रभावी है। इट इज लेस इफेक्टिव फॉर हायर कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्निंग। कहने का अर्थ है, जो विषय वस्तु बहुत ही अधिक कठिन होते हैं, जिसमें बहुत अधिक कठिनाई होती है, जिसका स्वरूप बहुत ही व्यापक है, वैसे हायर लेवल के जो कॉग्निटिव लेवल, हायर कॉग्निटिव लेवल के जो सीखने वाली बातें होती है, उन चीजों को बताने में, सिखाने में, पढ़ाने में इस विधि में उतनी सफलता नहीं मिलती। कहने का अर्थ यह है, क्योंकि शिक्षक एक तरफ से पढ़ाते हैं, बताते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो जो हायर लेवल की जो लर्निंग होती है, कॉग्निटिव जो लेवल होता है, उसको यह जो है प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का मतलब यह है कि यह ठीक है, सिंपल वे में जो विषय वस्तु है, उन चीजों को आसानी से इसमें बताया जा सकता है। आगे अगला पॉइंट है, इट इज अ ग्रेट आर्ट। यह एक महान कला है। यस, सभी शिक्षक, सभी प्रोफेसर एक जैसे व्याख्यान नहीं दे पाते। ऑल द टीचर्स आर not able to give a certain higher standard of lecture। सभी शिक्षकों के अंदर यह कला नहीं होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई शिक्षकों के पास लेक्चर देने की, व्याख्यान देने की कला बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इस विधि को एक महान कला भी माना जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्किल्स ऑफ लेक्चरिंग। व्याख्यान की कौशल, यानी कि एक शिक्षक को व्याख्यान देने के समय किन किन कौशलों का प्रयोग करना चाहिए, या उनमें किस किस प्रकार के जो है कौशल होते हैं या होने चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है
क्लैरिटी, स्पष्टता, यानी कि द टीचर शुड स्पीक क्लियरली, ऑडिबली एंड नॉट टू फास्ट। यानी कि शिक्षक को, प्रोफेसर को लेक्चर देते समय बहुत ही स्पष्ट, श्रव्य रूप से सुनने योग्य और बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए। यानी कि स्पष्ट बोलना चाहिए, सुनने योग्य उनकी वॉइस होनी चाहिए, उनकी आवाज जो है बच्चों के सुनने योग्य होनी चाहिए। जो बच्चे क्लास में सबसे पीछे बैठे हुए हैं उनको भी सही ढंग से सुनाई पड़नी चाहिए, और साथ साथ बहुत तेज तेज ही नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ शिक्षकों की, कुछ प्रोफेसर्स की यह आदत होती है कि वो क्लासरूम में इतना जोर जोर से बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं कि बच्चे उब जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज आवाज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बच्चों के मेंटल फैटिगनेस को बढ़ाती है। यानी कि बच्चों के अंदर जो मानसिक थकावट होती है उसको बढ़ा देती है, तो बच्चों का विषय से अरुचि हो जाता है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसमें कम होने लगता है, बच्चे जो है थकावट महसूस करते हैं, बोरियत महसूस करने लगते हैं। इसीलिए एक शिक्षक को पढ़ाने के समय में, खास करके व्याख्यान विधि से पढ़ाने के समय में स्पष्ट बोलना चाहिए और सुनने योग्य आवाज में बोलनी चाहिए, और बहुत अधिक तेज भी नहीं बोलना चाहिए। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। कहने का अर्थ है कि a well organized explanation will show evidence of sound preparation and will not attempt to cover everything। यानी कि जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो वक्ता होते हैं, उन्हें एक अच्छी तरह से आयोजित स्पष्टीकरण ध्वनि की तैयारी का सबूत दिखाना चाहिए। यानी कि वो पहले से कितना तैयार होके आए हैं, कितनी अच्छी अच्छी उनकी तैयारी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्याख्यान देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ शिक्षक ऐसे करते हैं कि जो भी चीज है वो सारा चीज चाहते हैं कि वो 35 मिनट में, 40 मिनट में सारा चीज बता दें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है कि जो उसकी प्रभावशीलता होती है, जो व्याख्यान विधि की प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। इसलिए सब कुछ एक ही बार में कवर करने का प्रयास जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रभावशीलता में कमी आएगी, और जितनी ही बातें कहनी है, जितने भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, उतने ही पॉइंट्स को जैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। कम समय में बहुत अधिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब है जोर देना। किस चीज पे जोर देना? जो भी विषय वस्तु शिक्षक पढ़ा रहे हैं या आप क्लास में पढ़ाएंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन चीजों को ज्यादा जैसे जोर दे के बताएंगे बच्चों को। जैसे हम बच्चों को बता रहे हैं कि जीन पियाजे का थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जर्मी ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, या साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसमें जो मुख्य बातें हैं उन बातों के ऊपर ज्यादा जोर देने चाहिए। आपकी जो बोलने का टोन है, जो पिच है, जो वॉल्यूम है, जो पॉज होना चाहिए, ये सारा चीजें तो वहाँ पे जो है ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि अगर यदि आपकी टोन अच्छी नहीं है बोलने की, आपका पिच ऑफ वॉइस यदि सही नहीं है, वॉल्यूम बहुत तेज है या बहुत ही कम है, या आप लगातार बोलते जा रहे हैं, बीच में पॉज नहीं देते हैं, वो भी गलत है। कहने का मतलब कि पॉज भी देना चाहिए। जैसे आप पढ़ाते हैं, लगातार बोलते जाते हैं, 5, 6, 7, 8 सेंटेंस बोलते गए, लेकिन बीच में आपने कहीं भी पूर्ण विराम का या अर्ध विराम का सही सही मायनों में अपने बोलने की प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया, तो उसमें क्या होती है, बच्चों के अंदर, बच्चों के ऊपर प्रभाव जो है कम होता है। लेकिन जैसे आप बोलते हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं और बीच में आप पॉज देते हैं, कुछ समय के लिए हल्का सा जैसे ठहराव हो जाता है, तो सारे बच्चे जो हैं ध्यान देना फिर से शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही जो आपका जेस्चर है, जो आपका आई कांटेक्ट है, विजुअल एड्स है, हैंड आउट्स है, इन सारी चीजों के ऊपर भी है जोर देना चाहिए, एम्फेसिस रखना चाहिए लेक्चर देने के समय में। क्योंकि बच्चों की तरफ आप पढ़ाते वक्त नहीं देखेंगे, कभी कभी देखते हैं कि कुछ प्रोफेसर्स होते हैं क्लास में पढ़ाते रहते हैं, कुछ टीचर्स हैं लेक्चर देते रहते हैं, खास करके लेक्चर मेथड में वो पढ़ाते हैं, क्लास में देखते रहते हैं, बाहर खिड़की से बाहर देख रहे हैं, दीवार की तरफ देख रहे हैं,
या दरवाजे से बाहर की तरफ देख रहे हैं, इन सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। यानी कि बच्चों की तरफ जो है आई कांटेक्ट बना करके रखनी है। विजुअल एड्स, जो दृश्य सामग्री है, अगर कोई चार्ट बना के ले गए हैं या कुछ ऐसा चीज है आपके पास, तो वो भी बीच बीच में लेक्चर के बीच में जो है दिखाने चाहिए, जिससे कि बच्चों की दिलचस्पी विषय वस्तु में बनी रहेगी। अगला पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखिए, चौथा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, पढ़िए सब लोग। ओरिएंटेशन, यस, दिस मीन्स हेल्पिंग टू प्रमोट लर्निंग इन सेवरल वे। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है, एक शिक्षक व्याख्यान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और वहाँ जो सीखने की प्रक्रिया चल रही है, तो शिक्षक को चाहिए कि वो कई प्रकार से वहाँ पे लेक्चर देने के समय में कई प्रकार की बातों का ध्यान रखें, जिससे कि उनके बच्चों के अंदर सीखने की जो प्रक्रिया है वो जो है इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, उद्वेलित होगी। तो ओरिएंटेशन जो होना चाहिए कि लर्निंग को ध्यान में रख के ही जो है व्याख्यान देनी चाहिए बच्चों के सामने। इसके बाद पांचवा पॉइंट है एग्जाम्पल्स, उदाहरण। अ टिपिकल एग्जाम्पल, कंपैरिजन, प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स, ऑल दीज शुड आल्सो बी गिवन टू इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन। कहने का अर्थ है कि अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को आप व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त जो है आपको कुछ उदाहरण देने चाहिए, ऐसे तुलनात्मक उदाहरण देने चाहिए, जीवन से जोड़ करके कुछ उदाहरण देने चाहिए, जिससे कि जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को समझने में बच्चों को आसानी हो जाए। इससे क्या होता है कि बच्चे उन चीजों को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। इसके बाद है छठा पॉइंट, फीडबैक। फीडबैक को आप हिंदी में प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, पृष्ठ पोषण भी कहा जाता है। तो फीडबैक जो है बच्चों से लेना जरूरी होता है। मान लीजिए कि एक टीचर बीच में पढ़ाते 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 पूरा टॉपिक खत्म कर दिए और बच्चों से फीडबैक नहीं लिए, तो फीडबैक नहीं लेने से उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका लेक्चर कितना इम्पैक्टफुल था, कितना प्रभावी था, कितना अच्छा था, बच्चों को कौन सी बातें समझ में आई, बच्चों को कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिसमें उनको कठिनाई हुई। So it's very important to taking feedback during a lecture method. Whenever you are applying a lecture method, then you must take feedback from the students so that your lecture will be much better, and the learning level of the students will be also very high level. यानी कि फीडबैक लेना व्याख्यान देने के समय बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका क्या मतलब कि आपका शिक्षण कितना प्रभावी था, यानी कि बच्चों ने उन बातों को कितने ध्यान से सुना और समझा और सीखा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। ये लेक्चर मेथड, वैसे तो आप सब ने अभी पढ़ा है कि ये बहुत ही पुराना है, सर्वाधिक पुरानी विधि है, लेकिन ये बहुत अधिक प्रयोग में आती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि सर्वाधिक पुराना होने के बावजूद भी इसके अंदर क्या इनके जो है गुण हैं, मेरिट्स क्या है, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में आप जब भी क्लास में लेक्चर देने के लिए जाएंगे, या आपके प्रोफेसर आपकी क्लास में लेक्चर देने के लिए आते हैं, या आपने कभी अपने स्कूल में, हाई स्कूल में या कॉलेज में देखे होंगे, सुने होंगे, तो एक चीज तो जरूर आप लोगों ने पाया होगा कि लेक्चर में क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती है, बहुत सारी विषय वस्तु एक ही पीरियड में, एक ही कालांश में पूरा हो जाता है। यानी इसमें जो है समय कम लगता है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। आया, टॉपिक स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, लेक्चर दिए, बीच में 2-4 क्वेश्चन पूछे और वो टॉपिक पूरा खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, किसी किसी चीज को बताएंगे, दिखाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएंगे, फिर दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, फिर पांचवें चौथे पांचवें बच्चों से पूछेंगे, इस सब की प्रक्रिया में अधिक समय बर्बाद होगा। मेरा कहने का मतलब है समय बर्बाद नहीं, मतलब कि समय की खपत ज्यादा हो जाएगी वहां पे। तो वो जो सारे समय होते हैं वो सभी समय इसमें जो है बच जाते हैं। इसीलिए यह जो है
बहुत ही इकोनॉमिकल इन टाइम है, यह समय में बहुत ही किफायती है, यह समय बचाता है। इसका पहला गुण है, दिस इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड कि दिस इज वेरी मच इकोनॉमिकल इन टाइम, यह समय बचाता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। यह छात्रों को उत्तेजित करता है और महत्वपूर्ण विचार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इट मीन्स इट स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स लर्निंग थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो तार्किक सोच है, उस तार्किक सोच की प्रक्रिया को बढ़ाती है, उद्वेलित करती है, और बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सर ने जो बताया, मैडम ने जो बताया, वो ऐसे कैसे हो गया। तो बार बार जब वो बहुत सारी बातें बताते हैं विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के समय में, तो बच्चों के मन के अंदर एक उद्वेलनता उत्पन्न होती है, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, और साथ साथ उनके दिमाग के अंदर जो है तार्किक सोच जो है, तार्किक सोच सोच की जो क्षमता है, उसका भी जो है विकास होता है। तीसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। इसकी एक ये खासियत है, मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर बच्चों की समस्याएं बरकरार रहती है वर्क के अंदर, तो बच्चे बार बार प्रश्न पूछेंगे। तो किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, उसको स्पष्ट करने में यह विधि जो है काफी जो है सहायता करती, काफी ये सहायक होती है। चौथा पॉइंट, इट सेव्स टाइम, यह समय बचाता है, ऑलरेडी रिपीट हो गया, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द प्रेजेंस ऑफ टीचर विद स्टूडेंट्स। इसकी एक खासियत है, व्याख्यान विधि में छात्र और शिक्षक दोनों की उपस्थिति एक साथ रहती है, बिल्कुल रहती है। ये बात अलग है कि अभी हम लोग ऑनलाइन टीचिंग से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, भले ही ऑनलाइन मेथड से, ऑनलाइन टेक्निक से कनेक्टेड है, बट वेन एवर वी आर इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम एंड टीचर और प्रोफेसर इज गिविंग लेक्चर, तो उस वक्त क्या होता है बच्चों कि छात्रों के साथ शिक्षक की उपस्थिति जो है एक साथ बनी रहती है, जो कि एक अच्छी बात होती है। छठा पॉइंट है, यह छात्रों को सुरक्षा की भावना देता है। इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द स्टूडेंट। जब बच्चे शिक्षक के सामने होते हैं, वर्ग कक्ष में होते हैं, मैडम के सामने होते हैं, तो आप सब जानते हैं कि शिक्षक जो होते हैं एक अभिभावक के रूप में होते हैं, एक माता पिता के प्रतिरूप होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को एक सुरक्षात्मक भावना जो है मिलती है, उनकी सुरक्षात्मक भावना को एक बल मिलता है। सातवां पॉइंट है कि यह एक समय में शिक्षार्थियों के एक बड़े समूह को पूरा करता है। यस, इट कैचेस टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स एट ए टाइम। आप सोचिए कि एक क्लास में 40 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, कभी कभी हॉल में 200 बच्चे होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े कोचिंग में जो है 2-2 हजार, 3-3 हजार बच्चे जो है लेक्चर मेथड से पढ़ते रहते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं। कि लेक्चर को सुनने के लिए बड़े बड़े हॉल में बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, या कभी कोई दूसरे बड़े से ऑडिटोरियम में लेक्चर देते हैं, तो वहाँ पे हजारों लोग एक साथ जो है सुनते हैं। कहने का अर्थ है कि यह शिक्षार्थियों के बहुत बड़े समूह को एक ही बार में विषय वस्तु को आसानी से जो है बता सकता है। तो इस विधि की यह खासियत है कि बहुत बड़े ऑडियंस को एक बार में संबोधित किया जा सकता है, छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। आठवां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अभी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मोबाइल का यहाँ पे ऑन होगा, अगल बगल में कुछ कर रहे होंगे, या मोबाइल को ऑन करके इधर उधर चले गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे हैं कि यहाँ मोबाइल पे ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे। तो इससे सुनने के कौशल का विकास होता है। यानी कि लेक्चर मेथड में अगर यदि 1 सेकंड के लिए भी बच्चे का ध्यान इधर से इधर हो जाए, तो बच्चे को ये समझ ही नहीं आएगी कि शिक्षक ने, प्रोफेसर ने क्या बताया। फिर वो बगल वाले बच्चे से पूछते हैं,
भाई जरा बताना सर, अभी क्या बोले थे? मैडम क्या बोली थी, जरा फिर से बोलना, मेरा छूट गया, मैं तो लिख रहा था, मैं तो मेरा ध्यान इधर चला गया था। तो सुनने के कौशल के विकास में लेक्चर मेथड काफी प्रभावी है, और यह सुनने का कौशल बढ़ाता है हम सब के अंदर। इसके बाद यह छात्रों के 9वां पॉइंट, यह छात्रों में एकाग्रता की आदत विकसित करने में मदद करता है। यस, कंसंट्रेशन लेवल, हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है, एकाग्रता की जो आदत होती है, यह बच्चों में धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन जब लेक्चर मेथड बार बार प्रयोग में लाया जाता है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी शिक्षक के द्वारा, किसी प्रोफेसर के द्वारा, तो बच्चों के अंदर एकाग्रता की आदत जो है विकसित होती है। यह इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गुण है। 10वां पॉइंट है बच्चों, इससे दर्शकों की अच्छी आदतें विकसित होती है। यहाँ पर ऑडियंस का मतलब है बच्चे, छात्र, शिक्षार्थी, लर्नर्स, जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों के अंदर एक अच्छी जो दर्शक वाली जो आदत होती है, गुड ऑडियंस की जो हैबिट्स होती है, वो सारी चीजें जो है डेवलप होती है। जैसे आपस में बातें नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, आगे पीछे नहीं देखना, अपने शिक्षक की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। अगर यदि जोर से बीच में आपको खांसी आ गई, तो हल्के से हाथ ऐसे रख करके खांसी करके आवाज को कम से कम करने की कोशिश करना। तो इस तरह की बहुत सारी जो ऑडियंस हैबिट्स होती है, ऑल दीज हैबिट्स गेट डेवलप थ्रू लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, either in a school or in a college और यूनिवर्सिटी। हर जगह पे ऑडियंस की हैबिट जो होती है वो डेवलप होती है लेक्चर मेथड से। 11वां पॉइंट है, इस विधि से नए विषय को आसानी से पेश किया जा सकता है। कोई नया सब्जेक्ट अचानक जो है क्लास में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक आ गए, या किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई नया सब्जेक्ट जैसे ऐड किया गया, तो उस नए सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीका होता है कि पहले उसको लेक्चर मेथड से बताया जाए। बच्चों को एक जानकारी, एक ऊपरी जानकारी मिल जाती है। जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, और बच्चे धीरे धीरे इससे जो है अपनी आदतों में समाहित कर लेते हैं, या अपने आप को इसके अनुकूल जो है ढाल लेते हैं। तो इस विधि से नए विषय को पढ़ाने में काफी आसानी होती है। इसके बाद अगला इसका मेरिट है, गुण है, कि यह एक नए ज्ञान के साथ पिछले ज्ञान के बीच के संबंध को जोड़ने में सक्षम बनाता है। यस, इट इज राइट। लेक्चर मेथड की व्याख्यान विधि की ये सबसे बड़ी खासियत मैं मानता हूँ कि जो पुराना ज्ञान है बच्चों के अंदर, पुराने वाले ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ करके, उसके बीच के संबंध को स्थापित करके आसानी से बताया जा सकता है बच्चों को, किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी विषय में। इसके बाद है अगला पॉइंट बच्चों, 13वां पॉइंट है कि भाषाएं सीखने के लिए सक्षम बनाता है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे कभी कभी शिक्षकों की बातों को, प्रोफेसर की बातों को सुनते वक्त कभी कभी आपके दिमाग में नया नया वर्ड आता हो, सुनते वक्त कुछ नए शब्दों से आपका परिचय होता होगा। अचानक किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर ने अपने लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स का यूज किए, किसी भी लैंग्वेज का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, तो वो जो वर्ड होते हैं, वो वर्ड जब अचानक आपके दिमाग में टक से आती है, और वो जो वर्ड आती है तो आप सोचते हैं, ओ इसका मीनिंग क्या है। तो जो पढ़ाते रहते हैं, जो विषय वस्तु से संबंधित वो शब्द रहते हैं, वो तो आप अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन वो शब्द आपके अंदर आ जाता है। तो इस तरह के कई सारे वर्ड्स हैं जो हमने कभी यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो हमारे प्रोफेसर बोलते थे। तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हमारे सामने अचानक आते थे, जो हमारे लैंग्वेज को, हमारे चाहे हिंदी की भाषा, चाहे इंग्लिश की भाषा, उसमें नए शब्द जुड़ जाते थे, और हमें उस भाषा को सीखने में और अधिक काबिलियत मिल जाती थी। 14वां पॉइंट है बच्चों, एक बड़ी मात्रा में विषयों को एक ही वर्ग अवधि में कवर किया जा सकता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉपिक कैन बी कवर्ड इन ए सिंगल क्लास। कभी कभी ऐसा होता है, जो आपने देखा होगा, कि समय कम है, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने या प्रिंसिपल ने ये कहा कि देखिए आपको ये इतना टॉपिक खत्म करना है 5 पीरियड में। तो शिक्षक तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं, जो बड़े ही टैक्टफुल होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें जो मुख्य बातें होती है उसको अच्छे ढंग से जो है क्लास में प्रस्तुत करके
अधिक से अधिक विषय की जो विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को कम समय में पूरा कर देते हैं या पढ़ा लेते हैं। ये जो है, ये इसका एक गुण है कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक जो है विषय वस्तु को भी कवर किया जा सकता है। ये सब इसके गुण हैं बच्चों, जो आपने देखा, और इन सारे गुणों को ध्यान में रख करके आप लोग इसे अप्लाई भी करेंगे आगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर डिमेरिट्स क्या है। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड? व्याख्यान विधि के दोष। व्याख्यान विधि का सबसे पहला और सबसे प्रमुख दोष ये है कि बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। बच्चे पीछे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कोई बच्चा एक दूसरे के साथ मोबाइल पे व्हाट्सएप पे टॉक कर रहा है। यूनिवर्सिटीज में ये सब ज्यादा होते हैं, और स्कूलों में भी 11वीं 12वीं लेवल पे होते हैं, जिन स्कूलों के अंदर मोबाइल अलाउड है। तो ये इसमें क्या, इसकी सबसे बड़ी इसकी अवगुण ये है कि इसमें छात्र जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, दे आर पैसिव, मीन्स वो पैसिव सिचुएशन में होते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं, केवल वो सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा नहीं करता है। आप लोग सोचो, आप सभी लोग अभी पढ़ रहे हो, कुछ बच्चों का आईक्यू बहुत ज्यादा है, कुछ बच्चों का आईक्यू कम है। आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस क्वेसेंट। तो जो बच्चे तेज हैं, बहुत तेज हैं, जीनियस हैं, बहुत ही ब्राइट हैं, उनको लेक्चर मेथड में उनको लगता है कि ये बोरिंग है। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका पिछला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, प्रीवियस नॉलेज अच्छी नहीं है, तो उनको नए विषय को समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो हर बच्चे की अपनी अपनी इंडिविजुअल जो नीड्स है, जो व्यक्तिगत जरूरत है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है, उस चीज को यह मेथड पूरा नहीं करती। मीन्स यह इसकी एक दूसरी खामी है। तीसरी इसकी खामी है, यह समस्या को हल करने की सुविधा नहीं देता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या केमिस्ट्री का किसी खास तरह का जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक होना चाहिए एक्टिविटी, वो एक्टिविटी इस मेथड में नहीं होती है। यानी कि समस्या को हल करने की सुविधा जो है व्याख्यान विधि में नहीं होता है। ये इसका एक डिमेरिट है। पांचवा डिमेरिट है जो इसका प्रमुख गुण माना जाता है, यह सीखने वालों का ध्यान, एकाग्रता और रुचि बनाए रखने में विफल रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सभी लेक्चरर, सभी लेक्चर देने वाले टीचर्स, व्याख्यान देने वाले शिक्षक जो होते हैं, सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। तो जिनका प्रेजेंटेशन जितना शानदार होता है, जितना ऑर्गेनाइज होता है, वो जितने इंटरेस्टिंग वे में बातों को बताते हैं, बच्चों को एक्टिव रखते हैं, इन सब के कारण बच्चों का ध्यान और एकाग्रता और उनकी रुचि जो है बनी रहती है। और यदि इसमें थोड़ी सी भी कमी होती है, फिर बच्चों का ध्यान, एकाग्रता और उनकी जो रुचियां जो होती है, वो जो है विषय वस्तु में कम हो जाती है। साथ साथ ये भी है, कुछ बच्चों का अपना व्यक्तिगत कारण भी होता है, जिसका ध्यान कहीं और है, उसकी एकाग्रचित्तता में कमी है, उसका रुचि उस विषय में नहीं है, वो उसके लिए बहुत ही कठिन विषय है। ये सभी कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, जो इसका एक और डिमेरिट है, इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल स्कोप फॉर स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इसमें बच्चों को किसी तरह की एक्टिविटी करने का क्लासरूम के अंदर बहुत कम जैसे गुंजाइश कराता है। इसमें बहुत कम मतलब कि ऐसी गुंजाइश होती है कि बच्चे क्लास में एक्टिविटी भी करें और शिक्षक जो है अपने लेक्चर मेथड से पढ़ाते भी रहें। ये बड़ी मुश्किल होती है। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों हम थोड़ा आगे। अब है कि आप यदि मान लीजिए लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार के टेक्निक का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला टेक्निक है, आप अपनी चिंता पर नियंत्रण रखें। ओह, मुझे तो लेक्चर देना है, मुझे तो क्लास में आज इतना सारा टॉपिक पढ़ाना है, मेरी क्लास के बच्चे तो बड़े ही बदमाश हैं, कुछ बच्चे तो बड़े ही शैतान हैं, कुछ लड़कियां बड़ी शोर करती हैं, कुछ बच्चे जैसे आपस में बातें करते रहते हैं, कुछ लड़के एक दूसरे के साथ जो है हंसी मजाक करने लगते हैं। तो इन सारी चीजों को छोड़ो, अपनी चिंता को छोड़ो कि हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। आप ये सोचो कि हम बहुत अच्छा करेंगे। बी कॉन्फिडेंट एनफ ऑफ योर प्रेजेंटेशन, बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर कंटेंट एक्सपर्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप तैयारी करके आओ और अपनी चिंता को छोड़ करके आगे बढ़ो। दूसरा,
आप किसको पढ़ा रहे हैं? अपने दर्शकों को जाने, नो योर ऑडियंस। किस क्लास को पढ़ाना है? 6ठी को, 10वीं को, 12वीं को, एमए वालों को, बीएड वालों को। मुझे तो बीएड वालों को पढ़ाना है। तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि हमारे बीएड के बच्चों का एकेडमिक लेवल क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ जो है आईक्यू क्या है, उनकी लर्निंग स्टैंडर्ड क्या है, बच्चे कहाँ से हैं, किस जगह के बच्चे हैं, देहात के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, बहुत बड़े नगर के बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ के आए हैं, किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी जब होती है तो आप अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पॉन्टेनिटी, स्वच्छंदता। आप जो भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं उसको निर्भीक होकर के नेचुरल वे में क्रमबद्ध रूप से बताते रहिए और बच्चों को वो बातें समझ में आती रहेगी। आप इन चीज़ों को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहिए और बताते रहिए। चौथा पॉइंट है वॉइस क्वालिटी एंड मॉड्यूलेशन। वॉइस की क्वालिटी होनी चाहिए, आवाज़ कैसी होनी चाहिए, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से सही होने चाहिए, वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए, लगातार एक ही जैसे लाइन में नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम लगातार एक ही लाइन में बोलते जा रहे हैं, बच्चों को जैसा लगता है ये तो मोनोटोनस हो गया, उसमें नीरसता आ जाती है। तो क्या करना